काली बहू का हनीमून। काजल नाम का अर्थ होता है काला और काजल। अपने नाम की तरह ही काली थी काजल। काजल के पिता काफी बीमार रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन काजल अपने पिता को हॉस्पिटल ले जा रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी तेज रफ्तार के साथ आती है और काजल के पिता को टक्कर मारकर चली जाती है। पापा क्या हुआ आपको? उठिए पापा, उठिए। काजल जमीन पर मृत पड़े अपने बाप को गले से लगाकर रोने लगती है और तभी थोड़ी दूर पर गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी में से विमल अपने पिता अशोक के साथ उतरता है। काजल अपने पिता के गुनहगार को देखकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे कहती है, अंधा हो गया था क्या? तुझे मेरे पापा नजर नहीं आए? भला इतनी भीड़ वाली रोड पर इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? तेरी वजह से मेरे पिता इस दुनिया से चल बसे। अब तू बता कौन देखेगा मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को? हमारा सहारा सिर्फ हमारे पिताजी थे। बेटी, मेरे बेटे को माफ कर दो। मैंने इसको कहा कि गाड़ी आराम से चलाए, पर क्या बोलूं, ये तो ना अपनी ड्राइविंग दिखा रहा था कि कितनी अच्छी गाड़ी चला लेता है, वो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में। देख ले नालायक, तेरी वजह से किसी से उसके बाप का साया छिन गया है। अब बोल, क्या तू उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? बेवकूफ कहीं का। भाई साहब, मैं नहीं जानती आपके बेटे से ये हादसा जानबूझकर हुआ या गलती से, पर मैं पुलिस में आपके बेटे की कंप्लेंट जरूर लिखवाऊंगी। मुझे इंसाफ चाहिए। अब देखिए बहन, मैं अपने बेटे की गलती मान रहा हूँ, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया है। और रही आपकी और आपकी बेटी की बात, तो मैं आप लोगों की जिम्मेदारी लेता हूँ और आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से करा दूंगा। मेरा बेटा सारी उम्र अब अपनी गलती सुधारेगा। और क्या, क्यों नालायक, सुधारेगा ना? उठाएगा ना जिम्मेदारी इनकी बिटिया की? आप चिंता मत करिए, किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिए, बस कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटिए। काजल और उसकी माँ काफी गरीब और बेबस थे, इसलिए वे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते और अशोक अपने नालायक बेटे की शादी काजल से करवा देता है। विमल का पूरा परिवार काफी अच्छा था, पर विमल का मामा एक बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। अपने मामा के साथ रहकर विमल भी अपनी मामा की तरह बनता जा रहा था। शादी के बाद जब विमल अपने मामा से मिलने आता है तो वे काजल का काला रंग देखता है, तो वे अपने भांजे को भड़काने की कोशिश करता है। अरे मेरे प्यारे भांजे, तुझे यही कलोटी लड़की मिली थी? तूने इससे चट मंगनी पट ब्याह कर लिया। वाह वाह वाह। और अपने मामा को बुलाया भी नहीं। अब ये लोग इतने गरीब थे कि इन्होंने तेरी शादी एक ही दिन में मंदिर में करवा दी। क्या बात है। अरे काले रंग की लड़की से शादी करनी थी तो कम से कम कुछ दहेज तो ले लेता पगले। मामा जी, क्या आपको मेरी पसंद नहीं पता? मुझे तो पढ़ी लिखी मॉडल एकदम गोरी चिट्टी लड़की चाहिए थी, पर क्या बोलूं, मेरे पापा ने मेरी शादी इस काली गंवार लड़की से करवा दी। पापा को तो जैसी बहू चाहिए थी वैसी मिल गई, पर मेरा क्या, मुझे तो जैसी बीवी चाहिए थी वैसी नहीं मिली ना। हाँ, पर भांजे एक बात बता, अरे तेरे बाप ने तेरे साथ ऐसा किया क्यों? तू तो उनकी इकलौती संतान है ना। अरे मामा, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, सोचा पापा को अपनी गाड़ी में बैठाकर घुमाऊंगा, उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कितने अच्छे से गाड़ी चला लेता हूँ, थोड़ा स्टाइल मारूंगा। पापा भी मेरे साथ बैठे थे। क्या बोलूं, मुझसे ना एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें काजल के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद पापा ने इस काली कलूटी और उसकी माँ की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। और जिम्मेदारी तो ली, साथ में मेरी शादी करा दी इस काली गंवार लड़की से। बोलते हैं अब जिंदगी भर सुधारेगा ये अपनी गलती। क्या बोलूं मैं। विमल के मामा को पूरा सच पता चलता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वे विमल से कहता है, अच्छा, अब अगर भांजे ऐसी बात है तो तू भी शादी को निभाने का नाटक कर, ताकि तू अपने माँ बाप की नजरों में अच्छा बन सके। मामा, ये मुझे कोई अच्छा बनने का नाटक वाटक नहीं करना है। मुझे बस इस लड़की से किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना है। कुछ भी करो, बस इस लड़की को मुझसे दूर करो आप। हाँ भांजे, हाँ, वही रास्ता तो बता रहा हूँ। थोड़ा सबर तो कर बेटवा, थोड़ा सबर कर। देख, अच्छे बनने का ढोंग कर और इस कलोटी को अपने साथ हनीमून पर ले जा, और हनीमून पर ले जाकर इसे किसी जहरीले सांप से कटवा देना।
और सबके सामने अपने नकली आंसू बहाकर कहना कि अरे रे रे रे, मेरी बीवी को किसी सांप ने काट लिया और तेरी ये काली कलौटी देवी भगवान को प्यारी हो जाएगी और इस तरह से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी बेटा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा। अगर मैं इससे दूर भागता रहा तो मेरे घर वाले मुझे इसके और करीब भेजेंगे। अब क्या था, विमल अपने मामा की बात मान जाता है और अच्छे बनने का नाटक करता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। अब घर वालों को यकीन हो जाता है कि विमल ने काजल को अपना लिया। ऐसे ही एक दिन पिताजी, मुझे और काजल को आपसे कुछ बात करनी थी। अब शादी के बाद सभी पति पत्नी हनीमून के लिए जाते हैं और काजल का भी सपना था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और काजल भी कुछ दिनों के लिए बाहर हनीमून पर कश्मीर जाएं। काजल को कश्मीर बहुत पसंद है ना काजल? बहू, क्या विमल सच कह रहा है? क्या सच में तुम्हें कश्मीर जाना है? अगर तुझे अपना हनीमून बनाने के लिए कहीं और जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे हनीमून के लिए बढ़िया अरेंजमेंट करवा दूंगा। हाँ पिताजी, मैंने ही विमल से कश्मीर की बात की है। वे तो मुझे इंडिया से बाहर ले जाना चाहते थे, पर मैं आज तक अपना देश ही नहीं घूमी तो विदेश कैसे जाऊं? इसलिए मैंने ही उनसे कहा है कि मुझे कश्मीर जाना है। अच्छा ठीक है, तो बहू तुम दोनों कल ही कश्मीर के लिए निकल जाना और वहाँ अच्छे से टाइम बिताना, एंजॉय करना और आने के बाद सुनो, खुशखबरी भी सुनाना, ठीक है? चलो एंजॉय करना। अशोक की बात सुनकर काजल शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन विमल काजल के साथ अपने हनीमून के लिए निकल जाता है, जहाँ वे लोग एक बहुत अच्छे होटल में रुकते हैं। विमल जी, मुझे माफ करना, उस दिन मैंने आपका कॉलर पकड़ा और आपको भला बुरा कहा, पर आप सच में बहुत अच्छे हैं और पुरानी सारी बातें भूल जाइए। मैंने भी खुद को समझा दिया है कि वे सिर्फ एक हादसा था। अरे काजल, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और उस दिन गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी थी। इसलिए अब तुम भी जाओ, सब कुछ भूल जाओ और जाकर सो जाओ। हमें कल कश्मीर की वादियों में घूमना भी तो है ना? जाओ सो जाओ। विमल के कहने पर काजल जाकर सो जाती है और विमल एक जहरीला सांप काजल के बिस्तर पर रख देता है, पर वो सांप काजल को ना काट कर सोफे पर सो रहे विमल को डस लेता है। विमल के चीखने की आवाज सुनकर काजल उठती है, जहाँ वे देखती है कि जहरीला सांप उसके पति को काट कर भाग गया। काजल को कुछ समझ नहीं आता और वे अपने पति के जहर को चूस कर निकालने लगती है। कुछ देर बाद विमल को होश आ जाता है और वे देखता है कि काजल का शरीर नीला पड़ चुका है। विमल जी, आप ठीक तो है ना? मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। इतना बोलकर काजल बेहोश हो जाती है। काजल की कुर्बानी देखकर विमल को अपने किए पर काफी अफसोस होता है और वे काजल की जान बचाने के लिए जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर काजल के शरीर से सारा जहर निकाल देते हैं। कुछ देर बाद काजल होश में आ जाती है और विमल उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। हाँ, अच्छा हुआ काजल जो तुम्हें होश आ गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। पहले मैंने तुम्हारे पिता को मारा और मुझे माफ कर दो काजल। मैं ठीक हूँ और मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ जो आप जैसा मुझे पति मिला है। काजल इस बात से अनजान थी कि आज जो हादसा हुआ उसके पीछे भी विमल का ही हाथ है। विमल इस बात को तो काजल को नहीं बताता, पर वो उससे अपनी सारी गलती की माफी जरूर मांग लेता है और काजल भी उसे माफ कर देती है। और कुछ दिनों बाद विमल और काजल अपना हनीमून मनाकर वापस घर आ जाते हैं। आशा अपने रिश्तेदारों की बात मानकर अपने तीनों बेटों की शादी गांव की लड़की से करवा तो देती है, पर जब आशा अपनी तीनों बहू दिया, दिशा और काव्या के साथ घर आती है तो उसकी तीनों बहुएं अजीब हरकतें करती हैं। अरे माँ जी, ये तो घर कितना बढ़िया है, मिट्टी का तो नामो निशान नहीं है, देखने से तो पक्का घर लग रहा है। बहू, लग नहीं रहा, हमारा घर पक्का ही है। तुम्हें यहाँ मिट्टी के घर नहीं मिलेंगे और ना ही चूल्हे में लकड़ी डालकर खाना बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे लाल लाल जो बड़ा सा होता है सिलेंडर, वह इस्तेमाल किया जाता है। अरे हमारी तो चांदी चांदी हो गई ऐसा ससुराल पाकर। अरे जेठानी जी, चांदी सस्ता है, सोना महंगा है, इसलिए हमारा सोना सोना हो गया। अरे दिया, ये तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा, बहू पर भड़क मत। ये तीनों पहली बार शहर आई है, अभी ये तीनों अनाड़ी हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें कर रही है, पर समय के साथ सब समझ जाएगी और सीख भी जाएंगी। चलो बहू,
मैं तुम्हें अपना पूरा घर दिखाती हूँ और बताती हूँ यहाँ के तौर तरीके किस तरह से क्या होता है। आशा बड़े ही प्यार से अपनी तीनों बहुओं को ले जाती है और पूरा घर दिखाती है, पर उसकी तीनों बहुओं के भेजे में कुछ नहीं घुसता और अगले दिन तीनों हाथ में कपड़ा लेकर नहाने के लिए घर में इधर उधर घूमने लगती है। और थोड़ी देर बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी यहाँ का नलका कहाँ है? हम यहाँ कब से घूम रहे हैं, जब तक पानी नहीं मिलेगा नहाएंगे कैसे? और यहाँ मिट्टी भी नजर नहीं आ रही है, हम सर कैसे धोएंगे? अरे बहू, मैंने कल तुम्हें बताया था ना कि इस नल से पानी नहीं आता और तुम तीनों का अलग अलग तुम्हारे कमरे में ही गुसलखाना है, उसमें जाकर आराम से नहा लो। आशा अपनी तीनों बहुओं को उनके कमरे में ले जाती है और नल चलाकर दिखाती है, जिसके बाद आशा की तीनों बहुएं बाथरूम में आराम से नहाती है और कुछ देर बाद वो तीनों नहाकर निकल जाती है। पर आशा की सबसे छोटी बहू काव्या अपनी साड़ी लेकर अपनी सास के पास जाती है और नहाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी यहाँ की कैसी मिट्टी है, सर में खुजली हो रही है। एक तो इतनी मुश्किल से ही छत पर जाकर खाली गमले में मुझे मिट्टी मिली और इस मिट्टी से लग रहा है कि मेरा सर भी साफ नहीं हुआ है। बहू, तुझे मिट्टी से सर धोने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे बाथरूम में शैम्पू, साबुन, तौलिया, पानी सब कुछ रखा है, फिर क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो? अरे तुम्हें यहाँ आए पूरा 1 दिन हो गया है और मैंने समझा दिया है, अब तीनों तुम अनाड़ी तो रहे ही नहीं। माँ जी, आप काव्या का गुस्सा हम पर क्यों निकाल रही हैं? हम दोनों तो बाथरूम में ही नहाए हैं और बाथरूम में जो सामान रखा था उसी का इस्तेमाल किया है हमने। साबुन का इस्तेमाल किया है, काव्या की तरह नहीं, मिट्टी का, इसलिए अब हम अनाड़ी नहीं है। क्या साबुन? हे भगवान, मेरे कर्म फूट गए ऐसी बहू पाकर। बहू, तुम्हारी आंखें फूट गई थी क्या? तुम्हें शैम्पू नजर नहीं आया? अरे गांव में कोई शैम्पू यूज नहीं करता क्या? आशा अपनी बहू की हरकतों से परेशान हो जाती है और उन तीनों पर नाराज होकर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और धीरे धीरे समय के साथ आशा की तीनों बहू घर में ढल जाती है, पर वो तीनों अब बाहर के लिए भी अनाड़ी थी। ऐसे ही एक दिन आशा अपनी तीनों बहू को बाजार ले जाने की सोचती है। बहू, तुम तीनों जब से आई हो घर में ही पड़ी रहती हो। रात को जब तुम्हारे पति आएंगे तो मैं उनको कहूँगी कि तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाए। फिलहाल तुम तीनों मेरे साथ बाजार चलो। माँ जी, अब तो हम अनाड़ी नहीं है ना, इसलिए आप हमें बाजार ले जा रही हो ना? हाँ बहू, अब तो। आशा की तीनों बहुएं जबरदस्ती अपनी सास के हाथ से सब्जी का थैला ले लेती है और खुद अकेली बाजार चली जाती है, पर वे तीनों अनाड़ी थी। आशा के बताए हुए रास्ते पर ना जाकर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाती है और पूरी रात भटकती है। पर उन तीनों की किस्मत अच्छी होती है कि उन तीनों को रास्ते में उनके पति अतुल, नीरज और अमित मिल जाते हैं और वे उन्हें अपने साथ घर ले आते हैं। अरे बहू, तुम तीनों कहाँ चली गई थी? पूरा बाजार खरीदने लग गई थी क्या? वो माँ जी, हम तीनों यहाँ के लिए ना अभी अनाड़ी है, हमने गलत रास्ता पकड़ लिया था, इसलिए हम तीनों सब्जी भी नहीं खरीद सके। आपने इन तीनों अनाड़ियों को क्या सोचकर इस घर से बाहर निकाला, वो भी अकेले? मैंने आपको कहा था ना, ये तीनों यहाँ के लिए अनाड़ी हैं, ये यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानती। एक तो ये तीनों रोड पर भटक रही थी, ऊपर से सब्जी वाले से भी बहस कर रही थी। वो तो भगवान का शुक्र अदा करो जो हम तीनों ने इन तीनों को देख लिया। माँ, इन तीनों को घर से कहीं मत जाने दिया करो जब तक इन तीनों के भेजे में भेजा ना आ जाए। माना कि हम सब अनाड़ी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें खरी खोटी सुनाएंगे। हमें यहाँ आए 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक हम घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम कहीं जाएंगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? ऐसे तो हम सारी जिंदगी अनाड़ी रह जाएंगे। अगर आप तीनों भी गांव जाएंगे तो आप भी गांव के लिए अनाड़ी रहेंगे, वहाँ के तौर तरीके आपको भी नहीं आएंगे। दिया, दिशा और काव्या को अपने पतियों की बात का बहुत बुरा लगता है और वे तीनों ही अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके बाद आशा अपने तीनों बेटों से कहती है, बेटा, मेरी तीनों बहू भले ही अनाड़ी है, पर उनकी बात बिल्कुल सही है। हर इंसान नए शहर में और नए घर के लिए अनाड़ी होता है, पर समय के साथ वे सब सीख जाता है और फिर अनाड़ी नहीं रहता। अगर तुम तीनों अपनी पत्नियों को कहीं लेकर नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी अपने ससुराल में अनाड़ी ही बनकर रह जाएंगी। इसलिए इन्हें कहीं लेकर जाओ, वहाँ के तौर तरीके सिखाओ, यहाँ के लोगों के साथ उठना बैठना सिखाओ। आप सही कह रही है, ये तीनों हमारी वजह से अनाड़ी रह गई, क्योंकि हम इन तीनों को कभी कहीं नहीं ले जाते, इस डर से क्योंकि हमारी बीवी गांव की है। पर अब हम अपनी बीवी को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी बीवियां अनाड़ी नहीं रहेंगी। जिसके बाद अतुल, नीरज और अमित को जब भी टाइम मिलता तो वे तीनों अपनी बीवियों को बाहर घुमाने ले जाते। तो वहीं दूसरी ओर आशा भी अपनी बहुओं को कभी दुकान ले जाती तो कभी बाजार ले जाती
और बाहर के लोगों से भी मिलवाती थी, जिस वजह से बहुत जल्द आशा की तीनों बहुएं अपने ससुराल में घुल मिल जाती है और इस तरह वे तीनों अपने ससुराल में अनाड़ी नहीं रहती। सुमन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसका बेटा रोहन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। एक दिन रोहन अपनी माँ से शादी के बारे में बातचीत करते हुए कहता है, माँ क्यों जबरदस्ती कर रही हो मेरे साथ? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? मुझे वो बॉनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपने मुझे देखा है कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और कहाँ वो बॉनी सी लड़की। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। बेटा किसी भी लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलते, जो है भगवान ने बनाया है, और दूसरी बार बोली है तो इसका क्या मतलब? उसकी शादी नहीं होगी। रही बात तेरे स्मार्ट होने की, तो वह एक अमीर बाप की बेटी है। कहाँ हम जैसे गरीब लोग, जिसे कोई भी शादी में फंक्शन में बुलाने को तैयार नहीं होता, और वह हम लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं। माना कि कमी उनकी बेटी में है थोड़ी सी, लेकिन कमी हमारे अंदर भी तो है। हम भी तो बहुत गरीब हैं। हमसे वो रिश्ता जोड़ रहे हैं, यही बहुत है हमारे लिए। जब लड़की हमारे घर आएगी ना, तो हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। माँ पैसे देखकर मेरी लाइफ का खिलवाड़ बनाकर रख दिया आपने। अरे अपना कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से भी और किसी काली कलूटी लड़की से शादी कर लूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी देखी है, और शायद इस गरीबी के कारण मैं तुझे अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं पाई, और ना ही तेरे कोई सपने पूरे कर पाई। बस मुझे इतना पता है कि वे लड़की हमारे घर में लक्ष्मी बनकर आएगी। तुझे क्या लगता है? उसकी छोटी हाइट होने के कारण उसमें बहुत सारी कमियां हैं। बेटा एक बार उससे बात करके तो देख, तुझे समझ में आएगा कि जो एक गुण जीवन साथी में होने चाहिए, वे सारे गुण हैं उस लड़की के अंदर। माँ मेरी बात आप ध्यान से सुन लो। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। वो बॉनी मेरे लायक है ही नहीं। ठीक है, फिर मेरी बात भी तू ध्यान से सुन ले। तेरे पापा तो वैसे तुझे बचपन से छोड़कर चले गए, और मुझे भी यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं भी चली जाऊंगी अगर तूने उस लड़की से शादी नहीं की। मैं तो खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब फैसला तेरे हाथ है कि तुझे माँ की जिंदगी प्यारी है या अपनी मनमानी करनी है। रोहन भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, तो वही सुमन भी किसी भी हाल में अपने बेटे की शादी जबरदस्ती काजल के साथ करवाना चाहती थी। काजल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, काफी पढ़ी लिखी थी, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। काजल के पास दौलत और शोहरत, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। भगवान ने उसे जरूरत से ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की बना दिया था, जिस वजह से हर कोई उसे शादी के लिए मना कर रहा था। सुमन और रोहन काफी गरीब थे। गरीबी के कारण सुमन काजल को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सुमन काजल की माँ सविता को कॉल करती है और कहती है, अरे सविता बहन जी, मैं क्या कह रही थी कि शादी का दिन अब नजदीक आ रहा है, तो क्यों ना एक बार पंडित से मिलकर शादी ब्याह में जो छोटी मोटी रस्में हैं उसके लिए बढ़िया सा टाइम निकलवा लेते हैं, जैसे मेहंदी लगाने का टाइम और हल्दी का टाइम। हाँ बहन जी, क्यों नहीं। आप मुझे कल शाम को वैष्णो देवी मंदिर पर मिल जाना। वहाँ हमारे बहुत जाने माने पुराने पंडित हैं। एक बार उनसे इस बारे में बातचीत कर लेंगे। वे हमें बता देंगे कि हल्दी कितने बजे तक लग जानी चाहिए काजल को। हाँ क्यों नहीं, मैं कल आपको मंदिर ही मिलती हूँ। बहन जी आपसे एक बात पूछनी है। अब शादी का भी दिन नजदीक आ चुका है, लेकिन अभी तक रोहन बेटा काजल से बातचीत नहीं करता। मेरा मतलब है आजकल तो हर लड़की लड़का चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज हो, पहले से एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब बातचीत नहीं होगी तो ये दोनों एक दूसरे को जानेंगे कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहन इस शादी से खुश नहीं है? मेरा मतलब है कि आपको तो पता है ना मेरी बेटी में क्या कमी है। खबरदार बहन जी, दोबारा ये मत बोलना कि मेरी बहू में कोई कमी है। मेरी बहू में कोई कमी नहीं है। और रही बात रोहन की, वह शादी से खुश है या नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा बहुत शर्मीला है। मैं उसे खुद बोलती हूँ कि बात कर ले, लेकिन वह शर्मा के भाग जाता है। और वैसे भी आप खुद सोचो, आजकल के बच्चे जबरदस्ती कहीं भी शादी करने के लिए तैयार होते ही कहाँ हैं। अगर वे शादी के लिए तैयार नहीं होता तो हल्दी मेहंदी रस्मों के बारे में बातचीत भी नहीं होती। हाँ आपकी बात तो ठीक है, आजकल के बच्चे बहुत शर्मीले हैं। चलिए ठीक है, हम कल मिलते हैं। ऐसे ही अगले दिन दोनों समदन मंदिर जाकर शादी की रस्मों का सही टाइम पंडित से पूछकर घर आ जाती हैं। कुछ दिन में अब जोर शोर से शादी की रस्मों की तैयारियां चल रही होती हैं। सुमन बहुत ज्यादा खुश थी। सुमन अपनी बहू के लिए स्पेशल ऑर्गेनिक हल्दी लेकर आती है और उसे अपने हाथों से कटोरे में बनाकर काजल के घर भिजवाने के लिए जाती है। यहाँ वहाँ भाग दौड़ करते करते सुमन की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन वे फिर भी शादी की रस्मों में लगी हुई थी। अचानक से सुमन को चक्कर आ जाता है। वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सुमन के सिर में बहुत ज्यादा चोट आई है और बहुत सारा खून निकलता है। यह सब देखकर रोहन अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट कर देता है। सुमन के सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। तभी डॉक्टर रोहन से कहते हैं, जी देखिए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है।
क्योंकि उनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल चुका है। ऊपर से बढ़ती उम्र के साथ साथ शरीर में बहुत कमजोरी है। आपको कहीं से भी अपनी माँ के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। हमने आसपास के जितने भी ब्लड बैंक थे वहाँ पर कोशिश करके देख लिया है, वहाँ पर भी नहीं है। एक बार आप अपने किसी रिश्तेदार वगैरह से पूछ लो, अगर किसी का ब्लड ओ पॉजिटिव हो तो हम आपकी माँ की जान बचा सकते हैं। रोहन अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वह बहुत अकेला महसूस कर रहा था, खुद को यहाँ वहाँ अपनी माँ के लिए खून तलाशने लगता है। जब ये बात काजल की फैमिली को पता लगती है तो वे सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। काजल का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और काजल अपनी सास को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे खून दे देती है। थोड़ी देर में सुमन को होश आ जाता है। सुमन अपनी बहू से बहुत खुश होती है। कहीं न कहीं रोहन को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसने काजल के बारे में बहुत बुरा भला कहा। तभी काजल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं जो ऐसी बेटी मिली है। लेकिन मुझे माफ करना काजल बेटा, मेरी वजह से तेरी हल्दी की रस्म खराब हो गई है, वरना आज तेरी हल्दी पूरी हो जाती। हल्दी तो वैसे भी पूरी हो जाएगी माँ जी। ये देखो, मैं हल्दी लेकर आई हूँ। आप सबसे पहले अपने हाथों से मुझे हल्दी लगा दीजिए। तभी वहाँ रोहन आता है और रोहन अपनी माँ से कहता है, हाँ माँ, लगा दो अपनी होने वाली बहू को अपने हाथों से हल्दी, क्योंकि शादी तो हमारी होकर ही रहेगी। रोहन के मुंह से ये सुनकर सुमन और खुश हो जाती है और वे अपने हाथों से काजल को हल्दी लगाती है। 2 दिन बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। बहुत ही कम रिश्तेदारों के साथ रोहन और काजल की शादी हो जाती है और रोहन भी काजल को स्वीकार कर लेता है।